नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिका लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी, अगर आपने भी अनसिक्योर लोन लिया है और आपकी भी ईएमआई किसी न किसी कारणवश डिफ़ॉल्ट हो गई है, तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्शन ले सकती है। बैंक ऐसे कौन से स्टेप फॉलो करती है जब आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है। सबसे पहले अगर आपकी एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है तो आपके पास कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। आपसे कॉल पे बार बार हैरास करके बोला जाता है कि आप अपना ईएमआई भर दो। आप उनको बताते भी हैं, आप उनको बोलते भी हैं कि हम ईएमआई नहीं भर पाएंगे। जिस भी रीज़न से आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आप उनसे टाइम भी मांगते हो, लेकिन वो आपकी एक भी नहीं सुनते। और उसके बाद भी कॉल्स पे कॉल, कॉल्स पे कॉल, कम से कम दिन भर में 20, 25, 50 कॉल आपके पास आती ही आती हैं। और आपको इस तरीके से मेंटली परेशान, इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि आप ना तो अपने काम पे ध्यान दे पाते हैं, ना ही आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो पाते हैं। आप इस तरीके से मेंटली हरास हो जाते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता। वो कॉल्स इतना ज़्यादा आपको अफेक्ट करती हैं कि आप अपना मेंटल स्टेटस जो है वो भी खो देते हैं और कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको डराएंगे। इनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, आप डरना बंद कर देंगे। आपको पता होगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता होगा कि ये बैंक, एनबीएफसी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं। और जब आपको ये पता होगा तो आपके अंदर से सारा डर खत्म हो चुका होगा आपके। तो ऐसा नहीं है कि बैंक्स को ये चीज़ पता नहीं है, ये एनबीएफसी कंपनीज जो हैं वो ये चीज़ जानती नहीं है, बट वो जानती हैं कि अगर हम कॉल्स पे इनको इस तरीके से मेंटली हरास, परेशान और टॉर्चर करेंगे तो हमारा जो रिकवरी है हो सकता है कि हो जाए। बट लेकिन किसी भी वजह से अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर उनका क्या नेक्स्ट स्टेप होता है। मान लीजिए कि एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई, कॉल्स आई, आपने उनको बता दिया कि भाई हम नहीं पे कर पा रहे हैं, और अगर आपका 2 से 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाए तो ये रिकॉल नोटिस भेजते हैं, डिमांड नोटिस भेजते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं। ये जो लीगल नोटिस भेजते हैं ये कोई कोर्ट से नहीं भेजते हैं, ये जो इनके पैनल के एडवोकेट्स हैं उनके थ्रू ही आता है। आपको लगता है कि किसी हाई कोर्ट का नोटिस आ गया हो या फिर किसी एडवोकेट के थ्रू नोटिस आया तो अब हमें डर जाना चाहिए, आप इतना डर जाते हो। ये क्या है? आपको हैरास और परेशान करने का तरीका ही तो है कि आप कैसे भी मेंटली हैरास और परेशान हो। या आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस आपको एक, आपका जो आउटस्टैंडिंग है उसको भरने के लिए बोलते हैं। कहते हैं कि अपना पूरा आउटस्टैंडिंग भर दो। अरे भाई, अगर कोई इंसान अगर एक ईएमआई, जब वो ईएमआई डिफॉल्ट कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो किसी ना किसी वजह से नहीं पे कर पा रहा है। जब उसके पास एक ईएमआई, 2 ईएमआई पे करने का पैसा है नहीं, तो क्या टोटल आउटस्टैंडिंग पे करने का पास, अगर उसके पास पैसा होता तो भर नहीं देता? ये इनको भी पता है कि उसके पास किसी वजह से पैसा नहीं है। वो अभी टाइम मांग रहा है। आप कई बार आप कॉल्स पे भी बोलते हो कि मुझे, हमें टाइम चाहिए, ये टाइम भी आपको बिल्कुल नहीं देते हैं। और इनका जो मेंटली हरासमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो बढ़ता ही रहता है, चलता ही चला जाता है। जब आपके पास ये नोटिस आते हैं उसके बाद फिर ये आपको रिकवरी एजेंट्स भेजना शुरू कर देते हैं। वो रिकवरी एजेंट्स आपके पास आते हैं, आप उनको भी बताते हो, आप उनसे भी कहते हो कि भाई हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे हम भर देंगे। लेकिन वो इतना गुंडागर्दी पे उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज करने पे उतारू हो जाते हैं। ये कोई रिकवरी करने का तरीका होता है क्या? आरबीआई की गाइडलाइंस में इसी तरीके से रिकवरी करने का लिखा मेंशन है क्या? वो जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए रिकवरी करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रिकवरी एजेंट्स हैं इनको गुंडों का समूह बताते हुए संबोधित किया। क्यों? क्योंकि ये गुंडों की तरह काम करते हैं, गुंडों की तरह रिकवरी करते हैं। और मैंने इस जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है इसके लिए भी वीडियो बनाया है, आप जाकर के मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। जो मेरा ही एक व्यूअर है उसने मुझे बताया कि भाई मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास कॉल्स आते हैं। मान लो कि कोई डिफॉल्टर है और उसको कॉल्स आ रही है, समझ में आता है, बट वो डिफॉल्टर नहीं है, फिर भी उसके पास कॉल्स आते हैं और बोलते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारा पैसा भरो, अभी के अभी भरो, नहीं तो हम अभी रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं,
अभी हम पुलिस भेज रहे हैं, आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने के लिए बोलते हैं। तो उसने भी कंप्लेन करी बैंक में जाकर, बैंक में कंप्लेन करी कि आपकी ये रिकवरी एजेंट ये मेरे को कॉल्स कर रहे हैं इस तरीके से। और जब पता है क्या हुआ, जब कंप्लेन करी उसने, तो कंप्लेन करने के बाद वो जो जिसने कॉल की थी उसकी नौकरी चली गई। अपने अधिकार को अगर आप जानते हैं, मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में भी बताया है कि ये जो रिकवरी एजेंट्स आए उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्या क्या चीज़ें उनसे पूछे, उन चीज़ों को पूछो और अपने जो राइट्स हैं उनको यूज़ करते हुए उनसे पूछने का अधिकार है आपको। भाई वो रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आ रहा है, अगर वो ये सारी चीज़ें लेके नहीं आ रहा है, तो क्या आप आपको उनको एंटरटेन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको घर से बिल्कुल बाहर भगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रिकवरी एजेंट्स नहीं है, वो गुंडे हैं, गुंडों के तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसे ही सेम एक और इंसिडेंट मेरे ही व्यूअर ने मुझे बताया कि रिकवरी एजेंट उसके घर पे आया तो उसने उससे ऑथराइजेशन लेटर मांगा। तो उसने बोला कि अगर मैं ऑथराइज नहीं होता तो क्या आपके सारे लोन की जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास होती? क्या ये क्राइटेरिया है? उसने वो पांचों की पांचों चीज़ें मांगी कि आप अपना ऑथराइजेशन लेटर, आईडी कार्ड, होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस दिखाओ। तो वो कह रहा है कि हमारे पास आपकी डिटेल्स है, यही क्राइटेरिया है। क्या यही क्राइटेरिया होता है रिकवरी एजेंट्स का? और अगर इस तरीके से वो ये कहे कि मेरे पास आपकी सारी डिटेल्स हैं, ये जो डिटेल्स है ये थर्ड पार्टी को शेयर होती है और आपका जो थर्ड पार्टी का डाटा है वो लीक हो सकता है, कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। इसलिए इनको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें, 2 मिनट में घर से बाहर भगाएं। ये कोई रिकवरी एजेंट्स है? ये फ्रॉड है। ये रिकवरी एजेंट्स नहीं है, ये फ्रॉड रिकवरी एजेंट्स है। तो ये जो रिकवरी एजेंट्स आपको इस तरीके से मेंटली हरास करते हैं, यही बैंक और एनबीएफसी कंपनी का ये जो तरीका होता है रिकवरी करने का, ये रिकवरी करने का तरीका नहीं होता। ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली हरास करने का तरीका होता है, आपको मेंटली टॉर्चर करने का तरीका होता है। कई बार कितने लोग हैं हैरासमेंट से बचने के लिए उधार लेके आते हैं, उधार दे लेकर के पैसे देते हैं, एक दूसरा लोन लेते हैं, कहीं ना कहीं एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन लेकर के अपने सर पे एक मेंटली प्रेशर, एक लायबिलिटी और डाल देते हैं। यहाँ तक कि बाहर जो साहूकार होते हैं उनसे 10-10, 20-20% पे पैसा लेकर के भी इनकी ईएमआई भरते हैं। तो क्या ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी कहीं ना कहीं आपके दिमाग के साथ खेल रही है? कहीं ना कहीं आपको मेंटली इतना प्रेशराइज कर रही है कि आप इस तरीके की चीज़ें करें और फंसते जाएं इस चीज़ में। और कई कई बार ऐसा देखा गया है, आपके पास जो नोटिस आते हैं, चाहे वो लीगल नोटिस हो, चाहे वो आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, आपको इतना लेट मिलता है कि आपके पास रिप्लाई करने का टाइम ही नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो लेट नोटिस भेजना है ये भी एक मेंटली हैरास करने का तरीका है बैंक और एनबीएफसी कंपनी का? ये आपको इस तरीके से टॉर्चर करती है कि आप ना तो आपको टाइम मिले अपना जवाब देने का, कि आप अपना पक्ष रख पाए या आप अपनी बात रख पाए, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम इन पे एक लीगल एक्शन अच्छे से ले पाएंगे, इनको कोई मौका ही नहीं मिलेगा जवाब देने का। तो इस तरीके की चीज़ें ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी करती हैं। बट मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी कॉल्स कर सकती हैं, रिकवरी एजेंट भेज सकती हैं, मेंटली हैरास कर सकती हैं। उसके लिए आपके पास भी राइट है कि आप बैंक में पहले कंप्लेन करें। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं होता, होता है, बट आप इनिशिएट ही नहीं करते हैं, कंप्लेन ही नहीं करते हैं। और कंप्लेन करने के लिए आपको एविडेंसेस भी आपके पास होने चाहिए। अगर वो एविडेंस नहीं है, आपकी कंप्लेन को इग्नोर किया जाएगा और आपकी कंप्लेन पे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले कंप्लेन करें इनकी, और कंप्लेन करके अपने राइट का यूज़ करें। और मेरे कई व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि अगर रिकवरी एजेंट्स हमें मेंटली हरास करें, गाली गलौज करें, बदतमीजी करें या फिर मारपीट करें, तो हम इसकी कंप्लेन कहाँ पे करें? कंप्लेन करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो करें और बैंक में जाकर सबसे पहले कंप्लेन करनी है। बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं आप, पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं आप इनके अगेंस्ट में। अगर आपकी वहाँ से भी सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन पोर्टल पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं बैंक के अगेंस्ट में। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं होता है। कितनी सारी
जो बैंक एनबीएफसी कंपनीज हैं उन पे कंपनसेशन भी आरबीआई ने लगाया है। अगर वो कोई भी फेयर प्रैक्टिसेस नहीं करती हैं उसके लिए आरबीआई ने कितने जो एनबीएफसी कंपनी है उन पे कंपनसेशन कई कई करोड़ का कंपनसेशन उन पे चार्ज किया है। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जाता, और जब तक आपकी कंप्लेन बैंक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है या निस्तारण नहीं करती है तब तक कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आ सकता। तो क्या आप अब से मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे आता है तो आप अब क्या करेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। आप क्या बैठे रहेंगे या कंप्लेन करेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद जाने अपने अधिकारों को कि आपके पास क्या क्या राइट हैं। इन रिकवरी एजेंट्स को किस तरीके से हैंडल करें। क्या हमें मेंटली हैरास होना है, परेशान होना है? इनका काम ही है मेंटली हैरास परेशान करना, और ये चाहते हैं कि आप मेंटली हैरास परेशान हो और कोई भी गलत स्टेप उठाएं। तो कोई भी गलत स्टेप उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, और अपनी आवाज़ उठाइए और इनके अगेंस्ट में कंप्लेन करिए। आपने ईएमआई डिफ़ॉल्ट की है, मैं मानती हूँ कि ईएमआई डिफ़ॉल्ट की है, कोई क्राइम नहीं किया। क्या सिविल कोर्ट में जाएंगी? बिल्कुल जा सकती हैं। आपको भी पता है सिविल कोर्ट में जाएंगे तो कितने कितने साल, कई कई साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल केस कंटेस्ट करते करते। तो क्या इनका नुकसान नहीं होता? इनको भी पता है इनका नुकसान होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मेंटली हैरासमेंट करवाते हैं कॉल्स और रिकवरी एजेंट के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि इनसे आपको हैरास नहीं होना है। आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज करके मेंटली हैरास करते हैं। आपको भी पता है आर्बिट्रेशन ये लोग किस तरीके से करते हैं। किसी भी तरीके से आपसे आपके कंसेंट के द्वारा ये आर्बिट्रेशन करते नहीं है, बायस होके आर्बिट्रेशन करते हैं। आर्बिट्रेशन के भी नोटिस आपके पास आते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं, वो भी कई कई बार लेट आपके पास पहुंचते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि अपॉइंटमेंट हो गया है। मैंने कई बार बताया कि अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो अपॉइंटमेंट का अगर आया कोई भी आर्बिट्रेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्शन करें। ऑब्जेक्शन करके अपने राइट का यूज़ करें, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन करते हो और उसके बाद भी ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करके आर्बिट्रेशन का जो आर्बिट्रल अवार्ड पास करवाते हैं उसकी कोई मीनिंग नहीं होते। उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको सेट असाइड किया जा सकता है, कोर्ट में एग्जीक्यूट करने जाएंगे। अरे आर्बिट्रल अवार्ड पास हो गया, उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है इनको, और उस एग्जीक्यूशन के लिए भी कई कई साल लग जाते हैं। तो ये आपको मेंटली हैरास इनिशियली इसीलिए करते हैं, इसलिए इनके हरासमेंट से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करिए, मेंटली हैरास बिल्कुल भी मत होइए, और आप सोल्यूशन निकालिए कि क्या सोल्यूशन निकल सकता है।